बिहार के मुंगेर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर किसानों को खाद दिलवाने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। बताया गया कि वहां पिछले कई दिनों से खाद की भारी किल्लत है, जिसकी वजह से किसान नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। हालात ऐसे हो गए कि वहां पुलिस तैनात करनी पड़ी। पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझाकर लाइनों में खड़ा करवाया। सामने आई तस्वीरों में किसान पुलिस वालों की निगरानी में लंबी लाइनों में खड़े हुए नजर आए। एक बोरी खाद के लिए महिलाएं भी लाइनों में इंतजार करती हुई दिखाई दी। किसानों ने कई दिन चक्कर काटने के बावजूद खाद नहीं मिल पाने का आरोप लगाया। खाद की मात्रा बहुत कम आई है, जितना डिमांड होना चाहिए उससे बहुत कम आई है। कृषि विभाग ने भी खाद की कमी को माना और ऊपर से ही कम स्टॉक आने की दलील दी। हालांकि एक हफ्ते में ही हालात सुधर जाने का भरोसा भी दिया गया। चौपाल के मंच पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के मुकाबले जो भी पार्टियां हैं वो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं और परिवार की राजनीति करती हैं, जो देश के लिए चिंता की बात है। सब जगह आपको फैमिलीज मिल जाएंगी। अब महाराष्ट्र भी आजकल फैमिलीज की तरफ चल पड़ा। यानी ये जो पॉलिटिकल कल्चर में फैमिली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, यह एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है। और उस चैलेंज, और मैं ये कहूंगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में देयर इज ए कॉन्शियस एफर्ट कि हम वंशवाद को से पार्टी को प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं, और उसके लिए हमने कॉन्शियस एफर्ट किया है। अंदर अपनी पार्टी के अंदर भी उन सारी चीजों को आगे ठीक और रेक्टिफाई करने का प्रयास किया है। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस मिलने की खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 66 साल के एक व्यक्ति और 46 साल के एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन के लक्षण मिले हैं। 2 में से 1 के संपर्क में आए 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद 6 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने यह बताया कि कर्नाटक से दोनों सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले थे। इसमें से एक 66 साल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं, ये वापस चले गए हैं। इनके संपर्क में आए 24 प्राथमिक और 240 सेकेंडरी संपर्कों का पता लगा लिया गया है। वहीं केंद्र सरकार के मुताबिक जोखिम वाले देशों से 7,976 यात्री भारत आए हैं, जिनमें से 10 यात्री अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है। वहीं दुनिया के अब तक 29 देशों में 373 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। ओमिक्रॉन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, not fear but responsibility is the mantra that we will take forward। और साइंस ड्रिवन, एक्सपीरियंस ड्रिवन, प्रिपेयरनेस ड्रिवन अप्रोच से हम इस नई चुनौती का भी मिलकर सामना करेंगे। ये बहुत एक्सपेक्टेड था, ठीक है। जो वायरस आपका 1 महीने 1.5 महीने पहले डिटेक्ट हो गया है आउटसाइड इंडिया, और लाजमी था, आना ही था इंडिया में। सो इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड दैट दिस वायरस इज गोइंग टू कम टू इंडिया। एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? आई फील दैट वी शुड बी काम, वी शुड बी क्वाइट, वी शुड बी काम, बट डेफिनेटली वी शुड बी विजिलेंट। और कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने चौपाल के मंच पर कहा कि ओमिक्रॉन को रोकने के लिए उनकी सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। In fact, I was there with the Union Health Minister about few hours ago, but now it has come, so we are waiting for all the details, number one. Number two, we have to have a different protocol if need be, and we have already discussed with our experts, supposing if it comes, what should be done and all those things. So we are prepared, and as far as this strain is concerned, a lot of experts have said that this is a strain where it will not have a serious effect. Yes. Especially the hospitalization and ICU.
और चौपाल के मंच पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर हमें सावधान रहना होगा। जनता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है और यही वजह है कि 11 अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर ही जांच कराई जा रही है। कोरोना का एक नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन वायरस, वो दुनिया भर में काफ़ी दहशत फैला रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसको लेके बड़ा सारा कंफ्यूजन है। फ्लाइटें आएंगी, रोकी जाएंगी, स्थिति कैसी होगी? सावधानी हमें बरतनी होगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान है तो जहां है। 11 एट रिस्क कंट्रीज हैं जहां ये वेरिएंट पाया गया है। उन देशों की सूची हमने बनाई है और जो फ्लाइट्स उन देशों से आएगी भारत में, हर एक यात्री का टेस्टिंग होगा। हमने रेखांकित किया है कि ये 11 देशों से फ्लाइट्स करीब 12 से 15 एयरपोर्ट्स में आती हैं और कल के आंकड़े ये हैं कि करीब 5,500 यात्री आए हैं इन 11-12 देशों से इन 15 एयरपोर्ट्स पे, और करीब 65 से 70% यात्रियों ने रैपिड टेस्ट लिया है। मतलब 90 मिनट में वे एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। और चौपाल के मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ फिर से राज्य में सरकार बनाने का दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के दम पर भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017 और 2019 की पुनरावृत्ति करेगी। प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। और चौपाल के मंच पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने राम के नाम पर राजनीति नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राम सिर्फ और सिर्फ लोगों की आस्था का विषय है, न कि राजनीति का। क्या फर्क है हिंदू धर्म और हिंदुत्व में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहस मैं समझता हूं बिना मतलब का है। क्यों बिना मतलब का? इसलिए है, आरएसएस के जो राम है ना, उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होगा। अब आप लेकिन कह रहे हैं मेरी दादी, अभी आपने कहा इनमें राम है, मुझ में राम है, मैं सब वही में कह राम, रहा आप कह रहे हैं हूं। आरएसएस के लेकिन राम मेरी अलग है। दादी जो है, मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनके जो राम है ना, वो उनके आस्था का विषय है और वो बिना मतलब का इसके नाम पे कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि राम जी का नाम लेकर के, एक तो ये धर्म का राजनीति नाम बिना लेकर मतलब के के हो ही नहीं रही है, बिल्कुल असली मतलब से मुद्दों हो को रही है। गुमराह किया जाए। ये बिल्कुल मतलब से हो रही है राजनीति। आपने कहा ना बिना मतलब से, बिल्कुल मतलब से हो रही है। दिख रहा है ये राजनीति सब तरफ से मतलब से हो रही है। हम कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर इस देश में किसी भी प्रकार की राजनीति खतरनाक है। चौपाल के मंच पर बीजेपी नेता राम कदम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी मंदिर जाने लगे और तो वहीं चुनाव आते ही प्रियंका मंदिर जाने लगती हैं। अब इस बात को स्वीकार करें कि लगातार चुनाव में हार के बाद ऐसा कौन सा कारण था कि आपके नेता राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर मंदिर द्वार जाकर के मत्था टेकना पड़ा? कौन सा कारण था? क्या उस समय वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? आपसे लोग सच सुनना चाहते हैं और वह सच ये है कि ये दोगला नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी मंदिर में जाए वो सब सही, राहुल गांधी नकली जनेऊ पहने वो सब सही, पर राम मंदिर के लिए 450 वर्ष हिंदू भाई अगर संघर्ष करें तो उसमें आपको दोगलापन दिखे, ये कैसे हो सकता है? कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र ने अपने हवाई यात्रा नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। महाराष्ट्र के नए नियमों के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट से हाई रिस्क वाले देशों साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन रहना जरूरी होगा और अगर 7 दिन के बाद भी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो 7 दिन होम क्वारंटीन भी रहना होगा। और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक महाराष्ट्र बस सेवा पर भी नजर बनाए हुए है और अगर केस बढ़े तो बस सेवा बंद भी की जा सकती है। वहीं बीएमसी ने भी वॉर रूम बनाकर तैयारी शुरू कर दी है। बीएमसी ने 6000 बेड की क्षमता वाला एक क्वारंटीन सेंटर बनाया है जिसमें 1000 ऑक्सीजन बेड भी मौजूद रहेंगे। मुंबई में पिछले 20 दिन में विदेश से आए 9 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है और सबकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है।
बीएमसी की तैयारी तकरीबन 6000 बेड की इमरजेंसी लेवल पे है, जिसमें कई इंस्टीट्यूशनल जंबो सेंटर्स, साथ ही साथ जो है कई होटलों के बेड भी जो हैं वो हायर किए जा रहे हैं, ताकि अगर ओमिक्रॉन का प्रभाव मुंबई के शहर पे पड़ता है तो ऐसे में खासतौर पे जब नया साल आने को है, जो क्रिसमस आने को है, तो ऐसे में कई इंटरनेशनल पैसेंजर्स भारत में दाखिल होते हैं, मुंबई में दाखिल होते हैं सेलिब्रेशन के लिए। ऐसे में कोई भी पेशेंट जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में आकर, क्योंकि ओमिक्रॉन का प्रभाव ज़्यादा है, लिहाजा कोई भी पेशेंट पॉजिटिव अगर पाया जाता है उससे और उसका प्रभाव पड़ सकता है, तो उसके मद्देनज़र पूरी तैयारी की गई है। देखो, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह सतर्क है, हमारा आरोग्य विभाग है वो उसकी तरह पूरी तरह उसका प्रिकॉशन ले रहा है, और मुख्यमंत्री जी भी लगातार लोगों से संपर्क में है वीसी के माध्यम से, और निश्चित रूप से ये पूरी तरह हमारी तैयारी है कि ओमाइक्रॉन जो है वायरस जो है वो यहाँ पर न बढ़े, और उसके लिए पूरी तरह आरोग्य जो हमारी टीम है वो अलर्ट है। अभी भी ओमाइक्रॉन का एक भी रुग्ण मुंबई में अभी तक ये टाइम तक एक ही रुग्ण पाया नहीं गया है। आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप डरो मत, लेकिन कोविड-19 कोरोना जैसा खत्म नहीं हुआ है, आज भी रुग्ण पाए जा रहे हैं। आप भी अभी ओमाइक्रॉन का जो विषाणु आया है उसके लिए पूरे देश नहीं वर्ल्ड में अभी हलचल हुई है। आपके माध्यम से कर्नाटक में 2 रुग्ण पाए गए ऐसी खबर मिली है, लेकिन मुंबई या महाराष्ट्र में एक भी रुग्ण अभी तक तो नहीं है। चौपाल के मंच पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर जोरदार हमला किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चुनाव लड़ रही हूं। उन्होंने नारा जिन्होंने 5 लाख औरतों को अपने ही लोकसभा क्षेत्र में टॉयलेट बनाकर नहीं दिया। उन्होंने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती मैं नारे की बात नहीं, क्योंकि घर पे लड़का है जो लड़ नहीं सकता है, और आप ये अपेक्षा करते हैं कि महिला है तो सिर्फ महिला के लिए राजनीति होनी चाहिए। विकास का काम पुरुषों के लिए नहीं होना चाहिए। पुरुष है तो सिर्फ पुरुषों के लिए काम करे। राजनीति और संविधान क्या कहता है कि आपको जब संवैधानिक दायित्व मिलता है, राजनीतिक दायित्व मिलता है, तो आप बिना पक्षपात के अपने दायित्व का निर्वहन करें। पहले वो जाति और धर्म के नाम पर पक्षपात करते थे, अब लिंग के नाम पर पक्षपात करते हैं, लेकिन पक्षपात करना वही उनका राजनीतिक स्वभाव है। वहीं हरियाणा के जिंद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया और बताया गया कि पकड़े गए बदमाश पर इलाके के एक कारोबारी की हत्या का आरोप है और इसी वजह से पुलिस करीब 1 महीने से उसके पीछे पड़ी थी। और जब दिल्ली पुलिस को इसकी लोकेशन पता चली तो सादी वर्दी में मौजूद कई पुलिस वालों ने उसे फिल्मी स्टाइल में दबोच लिया। बीच बाजार हुई दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग आरोपी को दबोच कर गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। पुलिस वालों के सादी वर्दी में होने की वजह से वहां अफरा तफरी के हालात बन गए। भीड़ में शामिल कई लोग तो इसे अपहरण की घटना समझने लगे। इसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने भी पुलिस की पकड़ से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। बाद में पुलिस वाले उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचे और जबरदस्ती उसे पीछे वाली सीट में बिठाकर आगे बढ़ गए। बाद में आरोपी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए हरियाणा पुलिस को सौंप दिया गया। न्यूज 18 इंडिया चौपाल के मंच पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूपी चुनाव पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी को घेर लिया। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि अखिलेश के राज में दंगे होते थे, घर जलते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में राम मंदिर बना। उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहा है कि आप गन्ना की बात नहीं करते, आप जिन्ना की बात करते हैं। आपने भी एक बयान दिया, आपने कहा अखिलेश दंगा करवाते हैं और आप दंगल, लेकिन उनका दावा है कि अखिलेश का दावा है कि इस बार 400 सीटों से ज्यादा वो जीत रहे हैं और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। उनको टोपी महत्वपूर्ण है, हमें रोटी महत्वपूर्ण है। किस टोपी की वो बात कर रहे टोपी हैं की राजनीति करते हैं और हम लोग रोटी उपलब्ध करवाने के लिए काम करते हैं।
और मैं याद करवाना चाहता हूं अखिलेश जी को, सपा के राज में दंगे होते थे, हमारे अब दंगल होते हैं, वो भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए। उनके समय घर जलते थे, हमारे समय घाटों पर दिए जलते हैं। उस समय राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, अब राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरुआत करने का काम किया है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर एक आवारा सांड ने एक बुजुर्ग महिला को घायल कर दिया, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वो महिला अपने घर के मेन गेट से अंदर घुसती हुई नजर आई, लेकिन तभी वो सांड भी वहां पहुंच गया और उसने अचानक महिला पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती, सांड ने उन्हें सींगों से उठाकर सड़क पर पटक दिया। हालांकि तब तक आसपास मौजूद लोग महिला के पास पहुंचे और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे। इस हमले में 70 साल की बुजुर्ग महिला को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौपाल के मंच पर एक बार फिर ये दोहराया कि राज्य में कानून का ही राज चलेगा और जो कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे नाम पर किसी को भयभीत होने की आवश्यकता है ही नहीं। जो कानून का पालन करेगा, कानून के राज पर विश्वास करेगा, उसे बड़े सम्मान और गौरव के साथ उत्तर प्रदेश में रहने का पूरा अधिकार है। लेकिन कोई कानून को धता बता करके कानून को बंधक बनाने का कार्य करेगा तो फिर वह कोई भी होगा, उसके लिए कानून अपना काम भी करेगा। और जल्द ही देश के 7 राज्यों में लॉन्च होगी बच्चों की कोरोना वैक्सीन। खबर है कि बच्चों की कोरोना वैक्सीन ज़ायकोव-डी जल्द ही महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों में लॉन्च हो सकती है। दुनिया की पहली डीएनए आधारित 3 डोज वाली इस वैक्सीन की सप्लाई इस महीने शुरू हो सकती है, जिसकी तीनों डोज की कीमत 1074 रुपए होगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मॉर्निंग वॉक पर निकले जिम संचालक की 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के कासगंज में 9वीं क्लास की छात्रा का शव उसकी सहेली के घर संदिग्ध हालात में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने छेड़छाड़ में नाकाम होने पर गोली मारकर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल सहेली का पूरा परिवार फरार है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज से दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। कानपुर में हुआ मुकाबला ड्रॉ रहा था, ऐसे में दोनों टीमों की नजर जीत पर होगी। भारतीय टेस्ट टीम के रेगुलर कप्तान विराट कोहली इस मैच से टीम में वापसी कर रहे हैं। फिलहाल मुंबई में बीते 2 दिन से बारिश हो रही है, ऐसे में बारिश मुंबई टेस्ट में खलल डाल सकती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे और उसी दिन पुतिन की पीएम मोदी से कई अहम मुद्दों पर मुलाकात होगी। चौपाल के मंच पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से राजनीति की संस्कृति बदल गई। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले वोट बैंक और विभाजन की राजनीति होती थी, लेकिन 2014 के बाद सारी पार्टियां अब विकास और सरकार की उपलब्धियों की राजनीति करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद राजनीति की संस्कृति, उस राजनीतिक संस्कृति को परिवर्तित किया नरेंद्र मोदी जी ने। इस बात को हमको समझना चाहिए। He changed the political culture of the country. And when I say this, I don't say because he's our party's leader, but he's the leader of the nation, and he's the prime minister, and he's internationally acclaimed also. But I say on facts. आप बताइए, आप 2014 के पहले पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर देख लीजिए, अन्य पॉलिटिकल पार्टियों का। वोट बैंक, डिविजिव पॉलिटिक्स, नॉन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस नेवर एन इशू, नेवर एन एजेंडा। और अब 2014 के बाद की आप संस्कृति देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी विकास, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, इसकी चर्चाएं करने लगी। हु टॉट देम? इट वॉज नरेंद्र मोदीज पॉलिटिक्स। उसकी संस्कृति ने आज पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर कर दिया है कि वो वोट बैंक के पॉलिटिक्स से करते तो अभी भी वही हैं, लेकिन कम से कम चेहरा बदलने की कोशिश की है और डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से तापमान गिर गया। लाहौल स्पीति के केलांग में पारा -13 डिग्री तक लुढ़क गया है।
सामने आई तस्वीरों में वहां की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई नजर आई। वहां ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया गया है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की भी हिदायत दी गई है। इसके अलावा रात के वक्त सफर न करने की भी अपील की गई। और न्यूज 18 इंडिया के चौपाल के मंच पर कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में चुनाव के बाद पार्टी और विधायक मिलकर सीएम पर फैसला करेंगे। सचिन पायलट ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही। मंत्री तो सारे नहीं बन सकते, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक बनेगा। अब 2023 में फिर वही सवाल आएगा, फिर आप यही कहेंगे कि वो आगे चुनी जाने के बाद सरकार के बाद लेजिस्लेटर तय करेंगे। क्या आप चेहरा लेकर नहीं जाएंगे? राजस्थान कांग्रेस का मैं लगभग 60 साल तक अध्यक्ष रहा। हाँ। 2018 में चुनाव हुए, हम उस समय माना कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, उस समय कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्पष्ट निर्णय लिया था कि हम कलेक्टिव लीडरशिप से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो मैं समझता हूं 23 में जब चुनाव होंगे या बाद में होंगे, ये पॉलिसी पार्टी की है कि हम कोई बहुत पहले से डिक्लेयर नहीं करते हैं कि सीएम कौन बनेगा। वो विधायकगण चुनते हैं भी किसको नेता बनना है। पार्टी की तो ये भी पॉलिसी रही है कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उसके चेहरे के साथ जाते हैं, तो फिर अशोक गहलोत जी के साथ जाएंगे। मैंने कहा ना, कोई डिक्लेयर पहले नहीं करता है, और ऐसे कई उदाहरण हैं जो पहले रहे नहीं बने, कई बार ना रहते हुए बन जाते हैं। तो ये तो सब पार्टी का निर्णय है, विधायकों पर डिपेंड करेगा। और अमेरिका से जारी तनातनी के बीच रूस ने प्रशांत महासागर के इलाके में एक अभ्यास कर दुनिया को चौंका दिया। रूस ने वहां जापान के दावे वाले मतुआ आइलैंड पर अपनी मिसाइलों को तैनात कर ताकत दिखाई, जिसकी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से तस्वीरें भी जारी की गई। वीडियो में एक खास तरह का जंगी जहाज समंदर के किनारे खड़ा हुआ नजर आया। इस जंगी जहाज में कई ट्रक लदे थे जो एक एक कर नीचे जमीन पर उतर आए। इसी तरह जमीनी ठिकानों में मौजूद ट्रकों को भी बाहर निकाला गया। ये ट्रक भी कोई ऐसे वैसे ट्रक नहीं थे, इनमें खतरनाक किस्म की मिसाइलें लदी हुई थी जो समंदर में 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को भी तबाह करने की ताकत रखती हैं। अभ्यास के दौरान ये सभी ट्रक आइलैंड पर पहले से बने खास ठिकानों पर ले जाए गए, जहां उनमें तैनात मिसाइलों को हमले के लिए तैयार किया गया। पंजाब सरकार पर जमकर बरसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पंजाब के पठानकोट में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान केजरीवाल ने पंजाब की चन्नी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो अभी थोड़े दिन पहले चन्नी साहब बोले केजरीवाल तो कपड़े बहुत खराब पहनता है, केजरीवाल बड़े सस्ते कपड़े पहनता है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, चन्नी साहब, मैं जो भी कपड़े पहनता हूँ मैं खुश हूँ। मिर्जापुर और केसरी समेत कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके एक्टर ब्रह्मा मिश्रा का शव उनके घर के बाथरूम में मिला। पुलिस ने 3 दिन पहले हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जताई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में जाकर दर्शन किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद भवन में राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों से मुलाकात की। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने छापा मारकर एक ट्रक से 100 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भूसे के ट्रक में गांजे को छिपाकर उसकी तस्करी कर रहे थे। यूपी के महाराजगंज में पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर वहां चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने फैक्ट्री से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। चौपाल के मंच पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एमएसपी केंद्र सरकार का मामला है, जिसके लिए कमेटी भी बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों की मांग पर विचार कर रही है। अब तो कानून वापस ले लिया, लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि अभी तो एमएसपी वाला जो है मामला नहीं सुलझा है, तो जब तक एमएसपी का मामला नहीं सुलझ जाएगा तब तक तो नहीं जाना। देखिए, ये केंद्र सरकार का मामला है, वैसे उनकी बातचीत चल रही है। आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब जुड़ा हुआ है। हम अपनी राय जहाँ बतानी होती है बताते भी हैं। हाँ। और जो हमने कहा है उसमें बताने में हमें आपत्ति नहीं है कि एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में अब सब सदस्य आएंगे, यानी केंद्र सरकार के भी होंगे, प्रदेशों के भी होंगे, किसान नेता भी इसमें होंगे, जो कृषि अर्थशास्त्री वो भी होंगे, साइंटिस्ट भी होंगे। सब लोगों को मिलाकर के कमेटी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनसे नाम भी मांग लिए गए हैं। कमेटी बनेगी, बैठ के विचार करेगी, उसके बाद निर्णय होगा। गुजरात के जामनगर में अफ्रीका से लौटा एक आदमी कोरोना पॉजिटिव मिल गया और पीड़ित ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है या नहीं, इसकी जांच के लिए उसका सैंपल अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गांधीनगर भेजा गया है। मरीज के साथ विमान में बैठे 4 यात्रियों ने सफर किया था, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। वहीं मरीज के संपर्क में आए 87 दूसरे लोगों का पता लगाया गया है। संपर्क में आए सभी लोग जामनगर के रहने वाले हैं, जिन्हें आइसोलेट कर दिया गया है।
और राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 2 बच्चे भी हैं और अब ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 4 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं और 4 के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। वहीं देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बढ़ते खौफ के बीच लोकसभा में भी कोरोना पर चर्चा हुई। देर रात 12 बजे तक चली कार्यवाही के दौरान सांसदों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली और इस दौरान विपक्ष ने केंद्र पर कोरोना पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया तो बीजेपी सांसदों ने महामारी से निपटने और टीकाकरण में बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार का बचाव किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज इस चर्चा पर अपना जवाब देंगे। और दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के चलते स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। केजरीवाल सरकार की ये आदेश आज से लागू होगा। दिल्ली एनसीआर में पिछले 1 महीने से प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज भी कई जगह प्रदूषण का स्तर बेहद खराब के स्तर पर रहा। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने स्कूल को लेकर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डिटेल रिपोर्ट आने के बाद ही अब स्कूल को दोबारा खोलने का फैसला लिया जाएगा। इस बीच बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम पहले से ही बंद है। स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी पुनः जो है जो हालात दिख रहे हैं उसमें प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के सरकार जो है उन चीज़ों को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब स्कूल दोबारा बंद कर देंगे। कब से बंद कर रहे हैं? कल से जो है स्कूल बंद कर दिया जाएगा फर्दर ऑर्डर तक। और बिहार में सरकारी भवनों से लगातार शराब की बोतलें बरामद हो रही हैं। बिहार विधानसभा के बाद अब दरभंगा कलेक्टेरिएट परिसर में भी शराब की दर्जनों खाली बोतलें मिली। कलेक्टेरिएट परिसर के जिस अंबेडकर सभा में अधिकारी से लेकर मंत्री तक आए दिन बैठक करते हैं, उसी के पीछे 10 मीटर की दूरी पर विदेशी शराब की कई बोतलें मिली हैं। दरअसल इस जगह पर दरभंगा के डीएम भी बैठते हैं और उन्हीं के दफ्तर के पास से अंबेडकर सभागार है। दरभंगा प्रशासन के नाक के नीचे शराब की बोतल मिलने से अब विपक्ष की भी लगातार सरकार पर हमलावर है। ये बिहार में शराबबंदी की नौटंकी चल रही है। सरकार नौटंकी करने के बजाय आप देख रहे हैं ठीक अंबेडकर भवन, दरभंगा कलेक्टेरिएट के सामने अंबेडकर भवन है, सभागार है, वहाँ अधिकारी शपथ लेते हैं कि शराब मुक्त बिहार बनाएंगे, शराब मुक्त दरभंगा बनाएंगे। ठीक अंबेडकर भवन के पीछे सैकड़ों शराब की बोतलें पड़ी हुई है। यहाँ तक कि हमको लगता है कि कल कोई शराब पी करके यहाँ फेंके हुआ है, ऐसा भी ताज़ा बोतल यहाँ आपको मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर शराब के नाम पर नौटंकी चल रही है और गरीबों को जेल के अंदर बंद करके, दमन करके, जेल में डाल करके गरीबों पर दमन चलाने का ये हथियार है।